एकादश के अकाउंटेंसी पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 लेखांकन प्रमाप, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, इंडियन एंड इंटरनेशनल। इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बोला जाता है। इसमें जो हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अर्थ क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक के क्या उद्देश्य हैं और लेखांकन प्रमाप की ज़रूरत क्या पड़ी, आवश्यकता क्या है, लेखांकन प्रमाप का प्रयोग कब, कहाँ, किस परिस्थिति में होता है, किस लेखांकन प्रमाप का प्रयोग, ये हम जानेंगे। और साथ ही साथ लेखांकन प्रमाप के क्या क्या लाभ हैं, मगर इनकी कुछ सीमाएं भी हैं, उन्हें भी जानेंगे। सबसे पहले आइए हम जानते हैं लेखांकन प्रमाप की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति बनी है, जिसने लेखांकन प्रमाप की परिभाषा देते हुए कहा, समरूप माने एक जैसे, कॉन्सिक्वेंट निश्चित नियम यानी कि जो सर्टेन रूल्स हैं जो कि वैश्विक रूप से स्वीकृत होंगे और जो अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति द्वारा विकसित किए गए हैं। यानी कि ऐसे नियम जो निश्चित हैं और जो समरूप हैं, एक समान रूप वाले हैं, जो वैश्विक रूप से ग्लोबली एक्सेप्टेड होंगे और ये अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति के द्वारा डेवलप किए गए होंगे, इन्हीं को हम लेखांकन प्रमाप कहेंगे। दूसरी बात, कोहलर ने इसको परिभाषित करते हुए कहा, लेखांकन प्रमाप कस्टम, कानून और पेशेवर निकाय द्वारा लेखाकार पर लगाई गई आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट। किसके ऊपर? लेखाकार पर, यानी कि अकाउंटेंट्स पर। किसके द्वारा? कस्टम। कस्टम माने होता है प्रथा, परंपरा। कानून यानी कि विधान। और पेशेवर निकाय यानी कि जो भी प्रोफेशनल बॉडी होगी उसके द्वारा अकाउंटेंट्स के ऊपर जो कोड ऑफ कंडक्ट तय किए गए हैं, उन्हीं को हम लेखांकन प्रमाप या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं। आइए थोड़ा सा जानें ये परिभाषाओं के अलावा इनका अर्थ क्या है। तो दरअसल 1973 इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, इसके द्वारा लेखांकन मानक जारी किए गए। व्यावसायिक भाषा में लेखांकन वित्तीय परिणाम को बताते हैं। जो लेखांकन जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये बिजनेस लैंग्वेज में हमें बताता है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या आए हैं। लेखांकन के कुछ नियम हैं, ये नियम भौतिक विज्ञान की भांति कठोर यानी कि रिजिड नहीं होते, बल्कि स्थिति, काल, परिस्थिति के अनुसार उनमें अल्टरेशन या एडजस्टमेंट्स संभव हैं। उचित लेखांकन मानकों का गठन लेखांकन की भाषा को विकसित करने के लिए किया गया था। इन्हें लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का दिशा निर्देश भी कहा जा सकता है। यानी कि जो लेखांकन पॉलिसीज़ हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और जो कस्टम्स हैं, प्रथाएं हैं, उनके अनुपालन में हमें क्या क्या करना चाहिए, ये लेखांकन के नियम हैं जिन्हें कहा गया कि ये लेखांकन मानक हैं बेसिकली। दरअसल ये हमें ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वित्तीय विवरण बनाने के दौरान कौन कौन से खाते आपको बनाने हैं, वार्षिक प्रतिवेदन कैसे बनाना है, ये सारी बातें इनमें बताई जाती हैं। मानकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करना, जिसके आधार पर खातों को तैयार किया गया है या तैयार किया जाता है। यानी कि जो भी यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, उन्हें यह पता चले कि इन नियमों और उपनियमों के अंतर्गत इन खातों को तैयार किया गया है। लेखा मानक का निर्माण होने से विभिन्न उद्यमों के बीच वित्तीय विवरणों की तुलनीयता सुनिश्चित हो जाती है। यानी कि अगर आपने अच्छे से लेखा मानक बना लिए हैं, यानी कि जो नियम और उपनियम हैं वह अगर आपने सही से बना रखे हैं, तो आप क्या कर पाते हैं, अलग अलग जो उद्यम हैं उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें आपस में आप तुलना कर पाते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं नियम ही अलग अलग हों या अलग अलग नियमों का पालन करते हुए अगर वित्तीय विवरण तैयार किए गए हों, तो क्या ऐसी दो संस्थाओं के उन वित्तीय विवरणों की आपस में आप तुलना कर सकते हैं? एक व्यक्ति को 1 किलोमीटर की रेस लगानी है और दूसरे को 10 किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर रेस लगाने वाला जल्दी पहुंच जाएगा अपनी मंजिल पे, तो क्या आप उसे विजयी घोषित कर देंगे? और करने के लिए आप कर दें, लेकिन क्या उनकी तुलना ठीक कही जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके नियम अलग अलग हैं और उनके लक्ष्य भी अलग अलग हैं।
इसी तरह से अकाउंटिंग में भी अगर आप चाहते हैं दो उद्यमों की या उनके वित्तीय विवरणों की आपस में आप तुलना कर पाएँ, तो उनके अकाउंटिंग प्रमाप यानी कि लेखांकन के नियम उपनियम एक जैसे हों। मानक माने स्टैंडर्ड होता है किसी भी काम को करने का व्यवस्थित और सर्वमान्य तरीका, उसी को हम मानक बोलते हैं। तो मानक स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? वित्तीय प्रतिवेदन जो होते हैं यानी कि अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो होती हैं उनमें एक रूपता लाई जाए। एक रूपता का मतलब ये नहीं कि सभी में डेटा सेम लिख दिया जाए, ऐसा नहीं है। बस ये है कि उनमें उनके निर्माण के दौरान निश्चित नियमों का अनुपालन किया गया हो। आइए उद्देश्यों का हम थोड़ा सा रुख करते हैं। लेखांकन प्रमाण के उद्देश्य क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहला उद्देश्य है विविध लेखांकन में एक रूपता लाना। विविध लेखांकन का तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के जो लेखांकन अकाउंटेंट्स को करने पड़ते हैं किसी एक उद्यम की अकाउंटिंग करने के दौरान, उनमें एक रूपता लाया जाए। दूसरा, वित्तीय विवरणों में तुलना संभव करना। जो वित्तीय विवरण होते हैं अगर उनका एक ही व्यवसाय के विभिन्न अकाउंटिंग पीरियड में अगर तुलना करना हो, जैसे पिछले वर्ष का उससे पहले के वर्ष के साथ तुलना करना, या एक फर्म का दूसरे फर्म के वर्तमान जो अकाउंटिंग ईयर है, लेखांकन अवधि है, इससे अगर तुलना करनी हो तो आप कर पाते हैं। दूसरा, व्यावसायिक वित्तीय विवरण पर प्रभाव को निश्चित करना। व्यावसायिक वित्तीय स्थिति पर प्रभाव क्या पड़ा है यह भी आप जान पाएँ। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष या इस वर्ष की अपेक्षा पहले हमारी स्थिति कैसी थी, ये सब आप जान सकते हैं। यानी कि पिछले 5 वर्षों में हमारी वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आप तभी जान पाएंगे जब 5 वर्षों में लेखांकन के नियम हमारे निश्चित रहे हों। लेखांकन प्रक्रिया व सिद्धांतों के परिवर्तन पर नीतियों को उजागर करना। अगर लेखांकन प्रक्रिया या सिद्धांत उनमें कोई परिवर्तन किया है आपने, तो वो परिवर्तन क्यों करने पड़े हैं उसको भी आप यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से लिख सकें, ये इसका उद्देश्य है। और फर्म की आंतरिक व बाह्य तुलना को संभव करना। फर्म की आंतरिक तुलना का तात्पर्य है जब हम फर्म के पिछले वर्ष के परफॉर्मेंस से इस वर्ष के परफॉर्मेंस की तुलना कर रहे हों, और बाह्य तुलना का मतलब है जब फर्म के किसी एक वर्ष की तुलना किसी अन्य फर्म के उसी वर्ष के साथ उसके परफॉर्मेंस की तुलना की जाए, तो इसको बाह्य तुलना बोलते हैं। तो ये सारे उद्देश्य लेकर के लेखांकन प्रमाप का अध्ययन किया जाता है, इन्हें जाना जाता है। अगर हम लेखांकन प्रमापों को जान लेते हैं अच्छे से, तो अल्टीमेटली इसके लाभ क्या होते हैं। यहाँ लेखांकन प्रभाव के लाभ लिखा हुआ है, इसको प्रभाव की जगह प्रमाप कर लीजिएगा। ये दरअसल प्रमाप ही है, गलती से लिख गया है। लेखांकन प्रभाव प्रमाप जो होता है उसके क्या क्या लाभ हैं आइए जानते हैं। सबसे पहला लाभ है, अगर आप लेखांकन प्रमापों का अनुपालन करते हुए अकाउंटिंग करते हैं, तो पहला लाभ ये होता है कि लेखांकन में एक रूपता लाना, यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग, ये जो हमारा लक्ष्य होता है इसे हम पा लेते हैं। व्यावसायिक सौदों के लेखांकन के लिए जब आप नियम बना लेते हैं, तो वित्तीय विवरण के लिए वह आपको प्रमापित प्रारूप दे देता है। और इससे क्या होगा कि लेखांकन उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाएगी, क्योंकि एक रूपता अगर लाना आप चाहते हैं तो कुछ निश्चित नियम का सेट एक होना चाहिए जिसे आपको फॉलो करना है एज एन अकाउंटेंट। पॉइंट नंबर 2, वित्तीय विवरण की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। देखिए, इट मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे ऑलवेज इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनकी विश्वसनीयता को बढ़ा देता है। अगर लेखांकन प्रमाप की बात करें, देखिए प्रत्येक कंपनी के अंशधारी व्यवसाय की स्थिति विवरण पर बहुत विश्वास करते हैं। स्थित विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत सारे अंशधारी वित्तीय विवरण पर अपना निर्णय लेते हैं और इसी वित्तीय विवरण को देखते हुए विनियोगकर्ता किसी कंपनी में विनियोग कर पाते हैं। अतः आवश्यक है कि वित्तीय विवरण विश्वसनीय हो। लेखांकन प्रमाप यह भी सुनिश्चित करते हैं कि विवरण सत्य हैं और विश्वसनीय हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बहुत यकीन करते हैं और उन पर यकीन लोगों का बना रहे, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का अनुपालन ज़रूरी होता है। अगर आप समस्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का अनुपालन कर रहे हैं तो आपके वित्तीय विवरणों की जो विश्वसनीयता है वह और बढ़ती चली जाती है। पॉइंट नंबर 3, धोखाधड़ी से सुरक्षा, प्रिवेंट्स फ्रॉड एंड अकाउंटिंग मैनिपुलेशंस। देखिए, अकाउंटिंग मैनिपुलेशंस तो अकाउंटेंट ही करते हैं और फ्रॉड भी वही लोग कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं
बतौर व्यवसायी कि आपके अकाउंटेंट कुछ भी फ्रॉड या मैनिपुलेशन यानी जानबूझ के कोई हेरा फेरी करना वो न कर पाएँ, तो उसके लिए आप बस इतना तय कर लीजिए कि आपकी फ़र्म में, आपकी व्यावसायिक संस्था में लेखांकन प्रमाणों का अनुपालन हो रहा हो। अगर ऐसा होगा तो कोई भी अकाउंटेंट उसमें कोई भी हेरा फेरी करने की स्थिति में नहीं हो पाएगा, ना ही वह प्रबंधन को किसी भी प्रकार का कोई गलत विवरण दे पाएगा। तो कुल मिलाकर के अकाउंटेंट्स के द्वारा धोखाधड़ी से भी ये आपको सुरक्षित करते हैं। अंकेक्षकों की ये सहायता करते हैं। दे असिस्ट ऑडिटर्स। कैसे? लेखांकन प्रमाण के लिए जो नीतियाँ और नियम होते हैं, विनियम जो होते हैं, वो सब निश्चित होते हैं और इनका पालन अनिवार्य होता है। यदि नियम और कायदों का पालन किया गया है तो अंकेक्षक भी वित्तीय विवरणों को सत्य मानते हुए बड़े आसानी से उनको सत्यापित कर पाते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इन्हीं नियमों की क्राइटेरिया में जब अकाउंटिंग बुक्स चेक की जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो गलतियां होती हैं वो सामने आ जाती हैं। तो इस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारे अंकेक्षक होते हैं उनके अंकेक्षण का आधार बनते हैं। बगैर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंकेक्षक कैसे तय करेंगे कि किसी अकाउंटेंट ने सही किया अकाउंटिंग का कार्य या नहीं किया? तो ये अंकेक्षकों के लिए सहायक सिद्ध होते हैं, उनके काम का आधार बनते हैं। यही वो क्राइटेरिया है जिसके आधार पर ऑडिटिंग का कार्य ऑडिटर्स कर पाते हैं। और पांचवा जो लाभ है वह है तुलना। चूँकि वैश्विक स्तर पर भी सारे देश अब एक सी ही लेखांकन पद्धति अपनाते हैं, अतः लेखों की तुलना करना अब आसान हो गया है। जो वित्तीय स्थिति के उपयोग करता है वो वित्तीय विवरण का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और ऐसा करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस ले पाते हैं। जैसे कई कंपनियां हैं, अगर आप उनमें शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आप उनका अध्ययन करते हैं और उनका अध्ययन करने के दौरान अगर उन्होंने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका पालन किया है तो ही आप उस एक फर्म के 2 या 3 वर्षों की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका अध्ययन करेंगे और उसके बाद आप जान पाएंगे कि उस कंपनी का ट्रेंड क्या है, वो ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके फंड्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। और मान लिया वही कंपनी ने अलग अलग वर्षों में अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपनाए हों तो ऐसा करना संभव नहीं होगा। और एक बार अगर किसी इन्वेस्टर को ऐसा करने में आपकी बैलेंस शीट में लगा कि कुछ गड़बड़ है तो दोबारा सारे इन्वेस्टर्स में आपकी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो देंगे और इसका बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप कंपैरेटिबिलिटी बनाए रख सकें तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का अनुपालन करना ही होगा अकाउंटिंग करने के दौरान। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपकी फ़र्म को ये लाभ मिलता है कि इन्वेस्टर्स बड़े आसानी से आपके पिछले वर्षों के परफॉर्मेंस से वर्तमान वर्ष के परफॉर्मेंस की तुलना कर पाते हैं। तो इतने लाभ होने के बावजूद भी कुछ सीमाएं हैं। आइए उन सीमाओं पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या हैं? पहली लिमिटेशन है विधि का चुनाव करने में असुविधा, डिफ़िकल्टी इन चूजिंग अल्टरनेटिव्स। देखिए, कुछ लेखांकन मूल्यांकन के लिए एक निश्चित विधि नहीं है, उनकी मेथड्स कई सारे हैं। जैसे कि स्टॉक का जब वैल्यूएशन आप करते हैं तो उसमें लीफो, फीफो, अन्य विधियां हैं। तो प्रबंध के सामने जो है दरअसल ये समस्या होती है कि कौन सी विधि चुनें। अब उसके पास चूँकि ये निर्णय लेने की शक्ति है तो वह अपने अनुसार कोई भी विधि चुन सकता है। और आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि अलग अलग विधि से जब आप वैल्यूएशन करते हैं तो अलग अलग मूल्य आते हैं स्टॉक के, उससे लाभ और हानि प्रभावित होगी। तो ऐसे में इसकी एक सीमा हो जाती है कि अलग अलग विधियां जब अपनाई जा रही हैं अलग अलग संस्थाओं के द्वारा तो उनमें तुलना कैसे हो सकती है। या अगर एक ही व्यवसाय के द्वारा अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड्स में अलग अलग मेथड्स अपना लिए जाएँ तो भी उनका तुलना नहीं हो पाएगा। तो ये एक कमी है क्योंकि यहाँ पे एक ही काम को करने के कई मेथड्स हैं। दूसरा, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी अलाउ करते हैं। दूसरा, सीमित क्षेत्र है। लेखांकन प्रमाण विधिपूर्ण होते हैं, ठीक है, यह कुछ निश्चित नियमों का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार से किसी अच्छी नीति को धारण करने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, तो इसका स्कोप जो है बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि लेखांकन प्रमाण का महत्व क्या है। आपने अभी इसके लाभ जाने थे, इन्हीं लाभों के दृष्टिगत करते हुए हम जानेंगे कि लेखांकन मानक का महत्व बहुत ज़्यादा है। उनके लिए जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए जो क्रेडिटर्स हैं, उनके लिए जो एम्प्लॉई हैं किसी फर्म में, और जो जनरल पब्लिक है उसके लिए भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध होते हैं लेखांकन प्रमाण। इसीलिए इनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। पहले महत्व का बिंदु जो है वह है यह लेखांकन नीति है जो लेखांकन सिद्धांतों और विधियों में चुनाव देती है। यानी कि आप लेखांकन प्रिंसिपल्स और जो उनके मेथड्स हैं उनमें
कौन सा चुनेंगे ये आप पे डिपेंड करेगा। यह लेखांकन के शब्दकोश को भी स्पष्ट करते हैं, यानी कि जो टर्मिनोलॉजी है वो लेखांकन की विभिन्न टर्मिनोलॉजी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बाकायदा स्पष्ट किया गया है, उनका क्लेरिफिकेशन दिया गया है, उनका इंटरप्रिटेशन दिया गया है। वित्तीय विवरण को प्रदर्शित करने की यह एक वैज्ञानिक अवधारणा है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे कुछ खास निश्चित नियमों, उपनियमों, सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए आपने बनाएंगे, तैयार करेंगे। क्योंकि सब कुछ पहले से सेट है, सारे रूल्स, नियम, सिद्धांत, उपनियम अगर पहले से तय होते हैं तो उसी को हम विज्ञान बोलते हैं। इसीलिए वित्तीय विवरण को प्रदर्शित करने की इसे एक वैज्ञानिक अवधारणा कहा जा सकता है। वित्तीय लेखांकन को वैश्विक रूप में स्वीकार करा देते हैं अगर आपने इन लेखांकन प्रमापों का अनुपालन किया है लेखांकन के दौरान। पांचवा है, यह प्रयोगकर्ता की व्यापारिक स्थिति विवरण को स्पष्ट करते हैं। प्रयोगकर्ता जो होते हैं, यूजर्स, वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं। इनकी व्यापारिक स्थिति को इनके माध्यम से, किनके माध्यम से, लेखांकन मापों के माध्यम से ठीक ठीक प्रस्तुत किया जा सकता है। जब लेखांकन मापकों का अनुपालन करते हुए वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं संस्था की व्यापारिक स्थिति भी स्पष्ट हो जाती है। छठा, यह लेखांकन विधि का सामान्य नज़रिया प्रस्तुत करते हैं। सामान्य नज़रिया से तात्पर्य होता है कि जनरल व्यू उपस्थित करते हैं। अगर गहराई में आपको उतरना है तो और कुछ क्रिटिकल स्टडीज़ करनी पड़ती हैं। लेखांकन मानक भी विभिन्न बाहरी समूहों के बीच वित्तीय हित के संभावित संघर्षों को हल करने में महत्वपूर्ण है। यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ये बहुत सारे बाहरी समूह हैं, उनके बीच में तमाम उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं, उनके आपस में तमाम संघर्ष हो सकते हैं, खींचतान हो सकती है, उनको हल करने में लेखांकन मानक काफ़ी कुछ सहयोगी सिद्ध होते हैं। तो ये तो इनका रहा महत्व। इसके बाद में फिर बात आती है भारतीय लेखांकन प्रमाप बोर्ड। अभी तक हम पढ़ रहे थे इंटरनेशनल जो लेखांकन प्रमाप होते हैं उनकी जो कमेटी बनी थी उसके माध्यम से, उसकी दृष्टि से अब हम पढ़ेंगे कि जो भारतीय लेखांकन प्रमाप बोर्ड है ये क्या है और ये कैसे काम करता है, कब कब काम किया और इसके द्वारा सेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं। लेकिन ये सब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जो आज टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं आप उनके नोट्स तैयार करेंगे। नोट्स अगर आप क्वेश्चन वाइज तैयार करना चाहें तो मैं क्वेश्चंस आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए और इन्हीं क्वेश्चंस को आपको तैयार करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 1, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि लेखांकन प्रमाप का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले आप अर्थ लिखेंगे और फिर ऊपर दी गई दोनों परिभाषाएं आपको लिखनी होंगी, ये दोनों परिभाषाएं। उसके बाद में लेखांकन प्रमाप के क्या क्या उद्देश्य हैं और लेखांकन प्रमाप के क्या क्या लाभ हैं। उद्देश्य और लाभ एक साथ लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद में आपको लिखना होगा प्रश्न संख्या 3, लेखांकन प्रमाप की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो आप ये सीमाएँ लिखेंगे। अगला प्रश्न आएगा लेखांकन प्रमाप का महत्व बताइए। ठीक है, तो आप महत्व लिख लेंगे। बस यहाँ तक आपको लिखना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।